तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि आप पहले तो अपने पोर्टफोलियो में कई सारी कंपनी रखिए, 15 कंपनी रखिए, ताकि एक आध दो कंपनी पर अगर दुष्प्रभाव पड़े तो आप बच जाओ, आपका पोर्टफोलियो ना बैठे। फिर आपने जो 15 कंपनियां ली हैं वो सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि अगर एक सेक्टर बैठे तो आपके अन्य सेक्टर आपको बचा लें। फार्मा भी है, आईटी भी है, ऑटो भी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, आपका कैपिटल गुड्स भी है, आपका ऑयल एंड गैस भी है। सब सेक्टर से कंपनियां चुन के, लीडर्स चुन के आप पोर्टफोलियो में रखिए। तो आपको क्या होगा, जो अनसिस्टमिक रिस्क है, जो सेक्टर की रिस्क है, जो कंपनी की रिस्क है, उससे आप बच जाएंगे। ये जो रिस्क है कि साहब फार्मा नहीं चल रहा, आईटी नहीं चल रहा, इससे आप बच जाओगे। अभी हमसे कई लोग पूछते हैं साहब ये कंपनी नहीं चल रही, वो कंपनी नहीं चल रही, तो हम उनको क्या जवाब देते हैं, भैया जी पूरा आईटी सेक्टर नहीं चल रहा। सिंपल एक सेंटेंस जवाब, पूरा आईटी नहीं चल रहा। ऐसे जब मार्केट टूटा कि भैया हमारा ये स्टॉक पिट गया, वो स्टॉक पिट गया, तो हमने सीधा सा जवाब दिया, भैया जी तुम्हारा जो स्टॉक पिटा है उससे हमें मतलब नहीं है ना, मार्केट टूटा है गुरु, पूरा मार्केट बैठ गया। और दोस्तों आप भी ऐसी बात करते होंगे कि भैया पूरा मार्केट बैठ गया। वाई? बिकॉज समवेयर आप अपने दिमाग में अवेयर थे कि ये सिस्टमिक रिस्क है, इससे बच नहीं सकते। अनसिस्टमिक रिस्क किसकी है? सेक्टर की रिस्क है, कंपनियों की रिस्क है, उससे आप बच सकते हो बाई मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन करके आप अनसिस्टमिक रिस्क से बच सकते हो। अगर हमें 15 स्टॉक रखने तो 15 स्टॉक हम इसके नहीं रखेंगे, आईटी सेक्टर के, एक दो आईटी सेक्टर के रख लिए, एक दो मैन्युफैक्चरिंग के, एक दो रूरल इकोनॉमी के, खेती बाड़ी से जुड़े हुए स्टॉक्स। उससे हमारा पोर्टफोलियो रहेगा बैलेंस, ताकि अगर एक सेक्टर में हमें गिरावट आएगी तो अन्य सेक्टरों में उछाल आएगा, हमारा जो है पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहेगा। अब देखो आप, हम कई बार बोलते हैं कि साहब निफ्टी के स्टॉक्स, निफ्टी ले लो, आप ईटीएफ ले लो, 5 ईटीएफ रखो आप, ताकि आप मार्केट पर ब्रॉडली रॉन्ग ना पड़ो। आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट पर आप गलत पड़ गए तो वो बहुत बुरी चीज है। तो मार्केट पे आपको सही पड़ना चाहिए, इसलिए आप स्टॉक्स की जगह ईटीएफ फोकस कीजिए। 5 नहीं लेना तो 2-3 ईटीएफ ले लो आप, उससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और आप हमेशा आप मार्केट को खेल पाओगे। तो ईटीएफ जो होते हैं वो बेटर क्यों होते हैं? निफ्टी 50 क्यों बेटर है? क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, उसमें फार्मा भी है, उसमें बैंकिंग भी है, उसमें इंश्योरेंस भी है, उसमें आईटी भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसलिए इसीलिए निफ्टी जब टूटता है तो क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी का इंडिकेटर है। निफ्टी का टूटना, निफ्टी का गिरना मतलब मार्केट का गिरना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि निफ्टी में सब लोग शामिल हैं, हर सेक्टर के लीडर्स शामिल हैं। निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी मिड कैप 150 में, निफ्टी स्मॉल 250 में, सब लोगों के प्रतिनिधित्व है। बैंक निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक का है। निफ्टी आईटी में सिर्फ आईटी का है। निफ्टी फार्मा में सिर्फ फार्मा का है। निफ्टी इंफ्रा में सिर्फ इंफ्रा का है। तो कभी आपने देखा हम निफ्टी इंफ्रा की चर्चा करते हैं, निफ्टी इंफ्रा ऊपर नीचे हो गया, कोई चर्चा नहीं करता। बीएसई सेंसेक्स की चर्चा करता है, क्योंकि वो अगेन निफ्टी 50 जैसा है, वो भी ग्रुप ऑफ कंपनीज है और उसमें सभी सेक्टर के लीडर्स हैं। तो जब सेंसेक्स गिरेगा, जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो वो इकोनॉमी को दर्शाता है। अगर निफ्टी पर तलवार लटकी है तो वो सिस्टमिक रिस्क है, उससे बच नहीं सकते। लेकिन जो सेक्टोरल रिस्क है वो अनसिस्टमिक रिस्क है, उसको आप कम कर सकते हैं बाय मींस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आप एक सेक्टर में पूरी कंपनियां मत लो, कई सारे सेक्टर में ले लो, और एक सेक्टर की 2-3 कंपनियां, हर सेक्टर की जो सेक्टर आपको पसंद है 3-4, सब में से अच्छी अच्छी कंपनी उठा के आप पोर्टफोलियो में रख लो। और इंडेक्स रखो, आप ईटीएफ रखो, ताकि आप जो है मार्केट पर ब्रॉडली गलत ना पड़े। मार्केट पर गलत ना पड़े आप, उसके लिए आप जो है ईटीएफ रख लो आप, और डाइवर्सिफिकेशन हो गए। तो ये जो आपकी अनसिस्टमिक रिस्क है, इसका भी वही खेल है। कई बार होता है कि कोई कंपनियां अच्छी हैं, उनके पास प्रोटेक्शन प्लान होता है, वो अनसिस्टमिक रिस्क से मैनेज कर जाती हैं। टाइटन आपके सामने है, रिलायंस आपके सामने है, अडानी ग्रुप आपके सामने है,
आदित्य बिरला ग्रुप आपके सामने है, वो मैनेज कर लेते हैं। बट ये एक ऐसी चीज है जिसका हम अनुमान लगाते हैं, आकाशवाणी नहीं कर सकते। इसका हम अनुमान लगाते हैं कि भैया जी अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा है, कर लेंगे मैनेज, बट कोई गारंटी है क्या? ना ना ना, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। कई लोग बोलते हैं साहब इस कंपनी पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो हम भर भर के वही ले लेते हैं। तो वो लोग रोते हैं, वो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, जो लोग एक ही कंपनी पर ओवरवेट खरीदारी कर लेते हैं वो। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट इज कि इवन इफ आपको बहुत ज्यादा भरोसा है टाटा ग्रुप में, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, खरीदने बेचने की बात नहीं हो रही, आपको टाटा ग्रुप में भरोसा है तो भी भैया टाटा ग्रुप में पूरा मत खरीदो, क्योंकि अनसिस्टमिक रिस्क रहेगी ही रहेगी। और अनसिस्टमिक के ऊपर सिस्टमिक तो बैठी ही है। सिस्टम की जो रिस्क है वो तो बैठी ही है ऊपर गुरु। डबल रिस्क का वेटेज आप क्यों लेना चाह रहे हैं? डबल रिस्क का भार अपने ऊपर क्यों लेना चाह रहे हैं? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द रिस्क विच यू कैन रिड्यूस, लेट्स रिड्यूस इट। अनसिस्टमिक रिस्क जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो, भगवान ने आपको क्षमता दी है कि आप अनसिस्टमिक रिस्क को कम करो, तो कम करो ना भैया। लेट्स डाइवर्सिफाई मल्टीपल सेक्टर्स, एक सेक्टर, उस सेक्टर में भी मल्टीपल कंपनियां। और दोस्तों हमने चर्चा करी थी कैसीनो वाले केस में, कैसीनो वाले वीडियो में, सबका नंबर आता है बारी बारी से, सबका नंबर आता है, सब चलते हैं। आप बस हौसला रखो, धैर्य और संयम रखो, आपका स्टॉक भी चलेगा, उसका नंबर भी आएगा, वो भी रिटर्न देगा, एज लॉन्ग एज क्वालिटी इज गुड। क्वालिटी अगर अच्छी है आपके स्टॉक का नंबर आएगा, उसे समय दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सेक्टर में हर सेक्टर की मल्टीपल कंपनियां उठा रहे हैं, ताकि एक आध सेक्टर, एक आध कंपनी की जो रिस्क है उसका प्रभाव आप पर कम पड़े, आपके पोर्टफोलियो पे उस एक आध कंपनी, एक आध सेक्टर का जो दुष्प्रभाव है वो कम पड़े। इसलिए आप अनसिस्टमिक रिस्क को रिड्यूस करते हो, सिस्टमिक से तो आप बच नहीं सकते। सिस्टमिक तो चढ़ गई आपके कंधे पर, छाती पे बैठी है। सिस्टमिक का तो गुरु हाल ऐसा है, मार्केट में भी ना रहो। लोग बड़े होशियार बनते हैं साहब कि मार्केट में हम नहीं जाएंगे, बहुत खतरा है। अरे तुम घर पे बैठे हो, घर में भी तुम पर रिस्क की जो सिस्टमिक रिस्क है वो तुम पर, वहां पर भी मार कर रही है। सिस्टमिक रिस्क, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आप मार्केट में रहो ना रहो वो आप पर प्रभाव डाल रही है। whether you are market participant or not, it doesn't matter, it's immaterial। आप मार्केट में आ रहे हो, मार्केट में निवेश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा, सिस्टमिक रिस्क आपको प्रभावित कर रही है, आप घर में बैठे रहो, जिंदगी भर घर से बाहर ना निकलो, तो भी सिस्टमिक रिस्क आपको छोड़ेगी नहीं। अनसिस्टमिक रिस्क से आप बच गए, कंपनी की रिस्क है, सेक्टर की रिस्क है, उससे बच गए आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं करके। बट सिस्टमिक से नहीं बच पाओगे गुरु। सिस्टमिक इसलिए बेटर है शेयर मार्केट में आओ। लोगों को ये नहीं पता, उनको क्या लगता है भाव टूटना मतलब प्राइस का टूटना, भाव टूटना मतलब रिस्क। इसी यही डिफरेंस है, उनको भाव टूटना मतलब रिस्क लगती है, इसलिए वो जब भाव टूटता है तो खरीदते नहीं है। तो पॉइंट हम क्या मेक कर रहे हैं, सिस्टमिक रिस्क रहेगी ही रहेगी, उससे हम कुछ कर नहीं सकते, लेट्स कीप इट दैट वे, उसको उसी जैसा रहने दो। अनसिस्टमिक रिस्क हम कम कर सकते हैं, तो लेट्स डाइवर्सिफाई। अब सवाल उठता है बड़ा कि सर आप बता तो दिए सिस्टमिक रिस्क, पूरे सिस्टम की रिस्क, अनसिस्टमिक रिस्क जो एक कंपनी की है, एक सेक्टर की है, एक इंडस्ट्री की है। तो ये जो डायलॉग बोलते हैं, ये कहावत है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू सिंगल बास्केट। आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। अगर आप एक टोकरी में सारे अंडे रख देंगे, टोकरी छोड़ दी आपने, सारे अंडे टूट जाएंगे इकट्ठे। तो आप क्या करोगे, आप जो है अंडे मल्टीपल टोकरी में रख दोगे। अंडे कुछ नहीं है, अंडे आपके पैसे हैं। टोकरी मतलब सेक्टर, हर सेक्टर में आप निवेश कर दो, जो सेक्टर आपको 3-4 समझ में आते हैं। हर सेक्टर की, उन सेक्टर्स की जो लीडरशिप कंपनियां हैं उनमें निवेश कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पैसा। इस प्रकार से आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, ताकि अगर गलती से अनसिस्टमिक रिस्क के चलते एक आध टोकरी आपके हाथ से छूट भी जाए तो केवल उस टोकरी में बैठे हुए अंडे टूटे, अन्य टोकरी में जो अंडे रखे हुए हैं उनसे आप आमलेट बना सको, उनसे बच्चे पैदा हो सके। तो होगा क्या, ये आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन हम इन सब चीजों की चर्चा क्यों कर रहे हैं?
कि हम अब चर्चा कर रहे हैं नंबर की। नंबर क्या है कि आप सब ये सब चीजें सिस्टमिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क पता पड़ गई आपको, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मेरे पास जो पैसा है, जो मेरे पास अंडे हैं, उन पैसों को रखने के लिए मैं कितनी टोकरियां मेरे पास होना चाहिए। जो मेरे पास अंडे हैं उनको रखने के लिए मुझे कितनी टोकरी चाहिए, कितने नंबर चाहिए मुझे। तो उस नंबर की बात चल रही है दोस्तों, नंबर की बात चल रही है। इस चार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको इससे आपको पता लगेगा कि जो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में पढ़ाया है वो कोई हवाबाजी नहीं थी। ये क्या फॉर्मूला देखो आप, व्हाट इज टोटल रिस्क? टोटल रिस्क इज सिस्टमिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। यही हमने चर्चा करी कि जो टोटल रिस्क आपके सर के ऊपर है वो अनसिस्टमिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का जोड़ है। ये आपके सर पे रहेगी ही रहेगी। तो देखो आप, ये जो रिस्क है ये सिस्टमिक रिस्क है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ये रहेगी ही रहेगी आपके सर पे। और ये ऊपर की जो रिस्क है ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो ध्यान दीजिए, अब गौर फरमाइएगा, अगर मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं और 20 से मैं ज्यादा बढ़ाता हूं, 30 करता हूं, तो होगा क्या? मेरी जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो कम होती चली जाती है, देखो आप। लेकिन अगर मैं 30 से ज्यादा स्टॉक रखता हूं तो मेरी अनसिस्टमेटिक रिस्क तो लोएस्ट पॉइंट पर है, लेकिन मेरी सिस्टमेटिक रहेगी ही रहेगी, सिस्टमिक रहेगी ही रहेगी, सिस्टमिक रहेगी ही रहेगी मेरी रिस्क। लेकिन 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 यदि मैं 20 स्टॉक से कम लेके जाऊं, 10 कर दूं, तो देखो आप, ये सिस्टमेटिक तो है ही है, साथ में अनसिस्टमेटिक ये और आ गई। अगर 5 स्टॉक हैं तो देखो आप, पहले ये सिस्टमेटिक है फिर ये अनसिस्टमेटिक है। 2 स्टॉक्स हैं तो पहले ये सिस्टमेटिक है फिर ये अनसिस्टमेटिक है, आपकी रिस्क बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप 20 से नीचे जाते हो तो आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क बढ़ती चली जाती है, देखो आप तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब आप 20 से ऊपर जाते हो, 30 से ऊपर जाते हो, तो आपकी सिस्टमेटिक जो रिस्क है वो तो रहेगी ही रहेगी, ये तो रहेगी ही रहेगी। आप अनसिस्टमेटिक रिस्क जितनी घटा सकते हो उतनी घटा लिया आपने, इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क, यही रहेगा। देखो ये जो लाइन है ये ऐसी ही जाएगी, ऐसे ही। तो कहने का मतलब क्या है, आप पोर्टफोलियो में 20 रख लो, 25 रख लो, 30 रख लो, 32 रख लो। झुंझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में 32 स्टॉक थे, आप 32 रख लो, आपकी इच्छा है, बट 20 से कम मत रखो। दैट इज द पॉइंट। जितने 20 से कम स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, आपकी सिस्टमिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क बढ़ती चली जाएगी। जितने ज्यादा, अब मान लो यहाँ पे ये देखो, ये जो चार्ट है एक्सपोनेंशियल है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है तो भैया एक स्टॉक पे इतनी होगी आपकी, दोनों रिस्क मिला के बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगी। जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कम होते हैं, आपकी जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो तेजी से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है वो। सिस्टमेटिक ये जो रिस्क है ये तो रहेगी ही रहेगी, ये तो रहेगी ही रहेगी, इसका कुछ नहीं कर सकती, सिस्टमेटिक रिस्क है। लेकिन अनसिस्टमेटिक बढ़ती है जब हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कम होते हैं। अगर आपके पास जो अंडे हैं वो अंडे रखने के लिए आपके पास 20 से कम टोकरियां हैं तो आपकी रिस्क बहुत तेजी से बढ़ेगी, जितनी कम टोकरियां उतनी ज्यादा रिस्क। लेकिन 20 से अधिक स्टॉक्स हैं तो आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो जाएगी, बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम की रिस्क है, रूस यूक्रेन युद्ध की, जियोपॉलिटिक्स की, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो रिस्क है वो तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए दोस्तों हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में आपसे 20 स्टॉक बोला था। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि गुरु ये 20 है, क्यों ना हम 25 रख लें, ये जो हल्की सी है ये भी कम हो जाए, ये भी कम हो जाए। तो दोस्तों आप कर सकते हो, 25 रख सकते हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब हमने 20 की बात करी थी तो 20 में से 5 तो ईटीएफ थे, 5 3 4 ईटीएफ थे। तो उससे क्या हो गया था, उससे ये हो गया था कि ईटीएफ में ऑलरेडी आपकी केवल और केवल सिस्टमेटिक रिस्क होती है, अनसिस्टमेटिक तो होती ही नहीं है ईटीएफ में। ईटीएफ तो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से ईटीएफ? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। वो जो ईटीएफ है और इंडेक्स फंड है वो सिस्टमेटिक रिस्क को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें तो ये अनसिस्टमेटिक पार्ट होता ही नहीं है, ये वाला पार्ट होता ही नहीं है उनमें। इसलिए 20 से भी कम चल जाएगा वहां पे, अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 ईटीएफ हैं और 15 स्टॉक्स हैं। लेकिन यदि आपको सब स्टॉक्स रखने हैं, आपकी मर्जी,
तो आप 25 रख लीजिए, 30 रख लीजिए, 32 रख लीजिए, बट अगेन आपका जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, आपको मैनेज भी करने पड़ेंगे मल्टीपल स्टॉक्स। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप ध्यान रखिए, सिस्टमैटिक रिस्क बच नहीं सकते, अनसिस्टमैटिक रिस्क घटा सकते हैं बाय मींस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से अनसिस्टमैटिक रिस्क घटा सकते हैं, लेकिन मुझे 30 से ज्यादा नहीं करना और 20 से कम नहीं करना, इतनी सी बात है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, कोई नई चीज नहीं बता रहे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, बस ये अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक रिस्क का नया कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ दीज टू कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट आपको भविष्य में मदद करेंगे, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है उसको नेविगेट करने में। अब आपको पता लग जाएगा कि गुरु ये तो जो रिस्क है ये सिस्टमैटिक है, इससे हम बच नहीं सकते, टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे दिन आएंगे, इतनी सी बात है बस। और अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, इतनी सी बात है। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। ये जो चार्ट है, ये चार्ट स्टैटिस्टिकली बनाया गया है, कोई हमने घर में नहीं बनाया। ये टोटल रिस्क, नंबर ऑफ शेयर्स, ये आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, भर भर के मिल जाएगा। ये उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। आप में से जिन लोगों ने 11वीं 12वीं में मैथ लिया होगा, इवन 10वीं में भी मैथ होता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स होती है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, एक बड़ा सा सैंपल लेते हैं, उस बड़े से सैंपल का बिहेवियर नापते हैं कि साहब इतनी बड़ा सैंपल ले लिया, जनसंख्या ले ली, 100-200 कंपनियां ले ली, उन 100-200 कंपनियों का बिहेवियर क्या है वो समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स होती है, सांख्यिकी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो आप लोगों ने सांख्यिकी पढ़ी होगी, औसत आपने निकाला है, एवरेज तो निकाला है ना, एवरेज सांख्यिकी का नंबर है। आपने मीन निकाला होगा, औसत निकाला होगा, मीन निकाला होगा, मीडियन निकाला होगा। याद कीजिए, आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में किया होगा। 10वीं पास नहीं कर सकते आप अगर आपको औसत निकालना, मीन, मीडियन, मोड निकालना नहीं आता, तो आप 10वीं पास नहीं कर सकते। बहुत बेसिक चीजें, मीन, मीडियन, मोड, वो सब सांख्यिकी थे। तो उन्हीं सब चीजों का एनालिसिस करके ये पूरा चार्ट बना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चार्ट हमें कोई सपने में नहीं आया था, ये चीज स्टैटिस्टिकली प्रूव है, चाहे तो इस्तेमाल करके देख लो, नो प्रॉब्लम। आपको लगे आप 20 से कम लेके देख लो, बट मैंने आपको स्टैटिस्टिकली बता दिया कि भैया जी सही क्या होता है और कैसे करना है। अब दोस्तों सवाल उठता है पोर्टफोलियो का। हमने भी क्या बोला कि साहब यदि आपके पास निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी 20 है आपके पास, तो निफ्टी 20 5000 यूनिट है, या फॉर दैट मैटर 4600 यूनिट है, 4600 यूनिट्स हैं, बिकॉज कैलकुलेशन हमने पिछली बार कवर करी थी। निफ्टी के एक फ्यूचर के लॉट में होती है 50 यूनिट, और एक निफ्टी बराबर होता है 100 निफ्टी 20 ETF, तो 50 × 100 इज इक्वल टू 5000। और यदि मैं एग्जैक्ट जाऊं तो 92 होती हैं, तो 92 × 50 इज इक्वल टू 4600। कुल मिला के मुझे निफ्टी था मेरे पास, निफ्टी का फ्यूचर था, मैं हेज कर लिया था आराम से। रिलायंस था, रिलायंस का फ्यूचर था, मैं हेज कर लिया। तो लेकिन मार्केट में स्टॉक्स तो 5000 हैं, नंबर फेंक रहे हैं, हमें याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर कितना है, बट स्टॉक्स बहुत सारे हैं, सब थोड़ी FNO में है, कुछ गिने चुने स्टॉक्स FNO में हैं। तो भैया मेरे पोर्टफोलियो में जो FNO के स्टॉक्स हैं उनकी तो मैं हेजिंग कर सकता हूँ 1 to 1, लेकिन मैं कैश के स्टॉक्स की हेजिंग कैसे करूं, बिल्डेड सवाल है। दूसरा, मेरे पास FNO स्टॉक है रिलायंस, लेकिन 250 यूनिट नहीं है, तो मैं उसकी हेजिंग कैसे करूं, सवाल है। 250 यूनिट होती तो मैं 1 लॉट बेच देता, 1 लॉट के बराबर मेरे पास यूनिट नहीं है। तो ये वैलिड सवाल है, सबके साथ होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आएगी। आपके पास बैंक 20 पड़ा हुआ है, तो बैंक 20 के करस्पॉन्डिंग बैंक निफ्टी आप कर लो हेजिंग, लेकिन बैंक 20 आपके पास इतना नहीं है कि आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बेच सको, तो कैसे करें भैया हेजिंग, ये समस्या है, इस समस्या का निदान चाहिए, हेजिंग कैसे करें। तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे अब बीटा कॉन्सेप्ट की। और बीटा कॉन्सेप्ट की चर्चा करने के पहले हमने चर्चा कर ली रिस्क की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपका पोर्टफोलियो कितनी कंपनियों का होना चाहिए, कितना बेस्ट है, उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। कोई नंबर दोस्तों भगवान ने नहीं बताया 20 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर। लेट्स बी फ्लेक्सिबल, 20 से 30 के बीच में आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है, ETF नहीं रखना तो आप 26 रख लो,
27 रख लो, ETF रख लिया तो 20 रख लिया, फॉर दैट मैटर 18 भी हो गया चलेगा, 10 नहीं चल पाएगा। तो आप फ्लेक्सिबल रहिए, लेट्स प्ले इट अराउंड, खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपको ये भी पता पड़ गया कि जब सिस्टमिक रिस्क आएगी सब टूटेगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मार्केट रिकवर करेगा, मेरे स्टॉक का भी नंबर आएगा, मेरा पोर्टफोलियो भी चलेगा। तो अब क्या होगा, अब अगर आप शॉर्ट फ्यूचर पे पैसा बनाते हो तो नीचे के मौके पे आप उसका निवेश करने का सोचोगे, आप एवरेज प्राइस को कम करने की सोचोगे, ताकि आप अगली बार जो उड़ान आए उसका ज्यादा मजा ले सको। लेकिन आप सवाल फिर वही उठता है कि भैया पोर्टफोलियो की हेजिंग कैसे करें। तो अब आप जरा गौर फरमाएं, ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बीटा का। तो भैया ये बीटा क्या होता है दोस्तों, आप बीटा कैसे कैलकुलेट होता है ये भूल जाओ आप, तो आपको कैलकुलेट करना भी नहीं है। आप में से किसी को लगे कि हमें बीटा कैलकुलेट करना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गूगल पे सर्च मार लेना, बड़े बड़े सिखाने वाले बैठे हैं, वो सिखा देंगे आपको। कई लोग आपको एक्सेल सीट भी दे देंगे कि भैया जी इस एक्सेल सीट में ये वैल्यू डालो, बीटा कैलकुलेट करो, वो भी है। यूट्यूब पे आप चले जाओ, एक वीडियो ढूंढोगे 1000 वीडियो मिल जाएंगे बीटा के, सीख लो, आप कर लेना। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट, हमारी जिंदगी ऑलरेडी बहुत कठिन हो गई भैया, इन्वेस्टर कोर्स से फ्यूचर में आ गए, फ्यूचर में भी मार्जिन, रोल ओवर, तमाम चीजें हैं, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेवरेज, प्लेजिंग, कितनी दिक्कतें हैं गुरु जिंदगी में। बीटा भी कैलकुलेट करवा रहा है आप हमसे, इतने फालतू हैं क्या। लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, हम चीजें सिंपल रख रहे हैं, बीटा वैल्यू हमें नहीं कैलकुलेट करनी, और करनी है आपको तो गूगल की गुरु की शरण में जाएं, गूगल गुरु की मदद लें। तो बीटा वैल्यू क्या होती है, ये वही कंसेप्ट है जो हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट की। क्या चर्चा कर रहे हैं कि भैया जी मार्केट में उछाल आया, तो मेरा स्टॉक भी ऊपर गया, मार्केट में गिरावट आई, मेरा स्टॉक भी नीचे आया, तो मेरा स्टॉक मार्केट की परफेक्ट इमिटेशन कर रहा है, मेरा स्टॉक मार्केट की परफेक्ट नकल कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे स्टॉक का बीटा 1 है। देखो आप, उछाल आया, गिरावट आई, उछाल आया, गिरावट आई, उछाल आया, बराबर आया। ध्यान दीजिए, बराबर उछाल आया, मतलब मार्केट में 1% का उछाल आया तो स्टॉक में 1% का उछाल आया, मार्केट में 1% का गिरावट आई तो मेरे स्टॉक में 1% की गिरावट आई। तो मैं बोलूंगा मेरे स्टॉक की बीटा वैल्यू 1 है, एक बीटा है, एक बीटा मतलब बराबर, परफेक्ट मैचिंग। ऐसी नहीं होती, किसी स्टॉक की नहीं होती, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आमतौर पर किसी स्टॉक की बीटा वैल्यू 1 नहीं होती, थोड़ी ऊपर नीचे होती है। बट आइडियल सिनेरियो में अगर मेरा स्टॉक परफेक्टली मार्केट के हिसाब से चल रहा है तो जो है मैं मान के चलता हूं कि भैया मेरे स्टॉक का बीटा 1 है। आप दोस्तों गौर फरमाएं, जब चर्चा हुई कि भैया मार्केट किसे माने, तो भैया हमने निफ्टी 50 को मान लिया मार्केट। तो क्या सही बात है ये? अरे मार्केट में 5000 कंपनियां हैं, अगर हम मोटा मोटी नंबर पकड़ लें, 5000 कंपनियां हैं और हम 50 कंपनियों को, निफ्टी की 50 कंपनियों को मार्केट मान लिया हमने, तो ब्रॉडली माना है, मोटे मोटे तौर पर माना है हमने। क्यों माना है? क्योंकि निफ्टी 50 में 50 बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए सर दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको पता होगा, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को ये चीज समझ में नहीं आती। यहां तक कि जब हम काम किया करते थे, नौकरी किया करते थे, तो जब एनालिसिस करते थे डेटा, तो यही दिक्कत आती थी। वो पहले हमसे कहते थे भैया हमको अप्रोक्सीमेट नंबर दो, रेंज दो, 10 से 20 की नहीं रेंज दो। ठीक है भैया, हमने 10 से 20 की रेंज दे दी, तो वो कहते थे भैया एक नंबर दो। तो हमने कहा 10 से 15, तो चलो 15 दिया। तो वो बोलते थे आप 15 के बेसिस पर मुझे अगला नंबर दो, और वो मुझे फिक्स चाहिए, सोचो आप, मतलब रेंज है 10 से 20 की, उसमें से मैंने 15 नंबर दिया बिकॉज इट्स एवरेज नंबर है, उसके बेसिस पे 25 का आंकड़ा निकाल के दो मुझे और फिक्स नंबर दो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बट वो मांगते थे, वो कहते थे कैलकुलेशन करो भैया जी, एनालिसिस करो।
तो मेरा पॉइंट क्या है कि जब आप नीचे से चले हो, आपने मार्केट निफ्टी को मान लिया, तो आपने अप्रोक्सीमेशन किया, तो हम अब क्या करेंगे, हम अब मोटे मोटे लेवल पे बात कर रहे हैं दोस्तों, मोटे मोटे लेवल पे बात करें। आप अब पॉइंट को मत पकड़ना कि 1%, 2%, 3%, 4%, नहीं पकड़ पाओगे आप मोटा मुद्दे को। तो मोटा मुद्दा नहीं पकड़ पाओगे, हेजिंग नहीं कर पाओगे आप। अगर आप मील मेख निकालोगे, बाल की खाल निकालोगे, कह सकते हो आप सर आप बेवकूफ हो, निफ्टी 50 कहां से मार्केट होगा, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, मार्केट में 5000 कंपनियां हैं, कह सकते हो आप। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, डू यू हैव एनी अदर बेटर वे? नहीं है। निफ्टी 50 से बेटर वे है? नहीं है। हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने बिहेव किया है मार्केट की सही डायरेक्शन बताने में, ठीक है, निफ्टी 50 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई लिखित नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है कि भैया निफ्टी 50 इज इक्वल टू मार्केट ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमने मान के चले हैं मार्केट इज इक्वल टू निफ्टी। और यदि कोई स्टॉक है वो निफ्टी को इमिटेट करता है तो उसका बीटा हो गया 1, और बीटा मैं कैलकुलेट करता हूं। बीटा कैलकुलेट करने वाले लोग बैठे हैं, करने दो उनको कैलकुलेट, हमें नहीं करना। तो यहां क्या करना चले कि मान लो आपके पास एक स्टॉक है, आपके पास एक स्टॉक है, उसमें आपने 9 लाख का निवेश कर रखा है, 9 लाख का निवेश कर रखा है, तो आपको उसकी हेज वैल्यू निकालनी है। हेज वैल्यू कुछ नहीं है, 9 लाख में 1 का गुणा कर दो, एक कुछ नहीं है, एक जो है बीटा वैल्यू है, तो उससे निकल आई 9 लाख की वैल्यू। 9 लाख की वैल्यू आ गई, तो इस 9 लाख को मुझे बैलेंस में रखना है। तो उस 9 लाख को बैलेंस करने के लिए मुझे निफ्टी का एक लॉट काफी रहेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो निफ्टी को इमिटेट कर रहा है, निफ्टी की नकल कर रहा है। तो निफ्टी की जगह मैं स्टॉक ले लूंगा। 9 लाख में मैंने 8 लाख का भाव दे दिया। 8 लाख कैसे निकला? निफ्टी का करंट भाव, फ्यूचर का करंट भाव इनटू लॉट क्वांटिटी 50, 8 लाख मिल गया। 16,000 मान लिया आपने निफ्टी का भाव, तो 8 लाख निकल आई। 17,500 आप मान लो निफ्टी, तो 50 का गुणा कर दो, उससे मिल जाएगी आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भाग दे दिया आपने 9 लाख में, तो ऑब्वियसली 8 पॉइंट आपने 9 लाख में 8 का भाग दिया, तो आपका ए 1 पॉइंट समथिंग 1.1 1.2 आएगा, ठीक है। तो भैया आप फिर निफ्टी का लॉट 1.2 खरीद सकते हो क्या? ना, एक ही खरीद सकते हो। तो लेट्स कीप इट सिंपल, 9 लाख की आपको हेजिंग करनी है, जिस स्टॉक की बीटा वैल्यू 1 है, निफ्टी के एक लॉट से उसकी हेजिंग हो जाएगी, सिंपल। क्योंकि आपका जो स्टॉक है, कैश का स्टॉक है या एफएनओ का स्टॉक है, वो कंप्लीटली निफ्टी को इमिटेट कर रहा है, निफ्टी की नकल कर रहा है। 9 लाख वैल्यू आई है, आपने 9 लाख निवेश किया, मल्टीप्लाइड बाय बीटा वैल्यू इज इक्वल टू 9 लाख। 9 लाख में आपने निफ्टी के एक लॉट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भाग दे दिया, तो आपको निकला एक लॉट। तो एक लॉट से आप उसकी हेजिंग कर सकते हो, चाहे वो कैश का स्टॉक हो, चाहे वो एफएनओ का स्टॉक हो, सिंपल। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपका ये जो स्टॉक है वो मार्केट के बराबर है, मार्केट के बराबर है, इसलिए। अदरवाइज नो। ये हो गया क्या? बीटा वैल्यू 1, ये हो गई बीटा वैल्यू 1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है, ये है बीटा वैल्यू कौन सी? 1 से कम और 0 से अधिक, 0.6। तो इसमें क्या होगा? अगर 0.6 है तो क्या होगा? अगर मार्केट में 1% का उछाल आया तो स्टॉक में 0.6 का उछाल आएगा। नेगेटिव देखो, मार्केट में अगर 1% की गिरावट आई तो स्टॉक में 0.6% की गिरावट आएगी। देखो आप यहाँ ध्यान से, ये उछाल आया, यहां कम उछाल आया, ये गिरावट आई, यहां कम गिरावट आई, यहां ज्यादा उछाल आया, यहां कम उछाल आया, इस प्रकार से चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? मार्केट में जितना उछाल आएगा उसका 0.6% उछाल आएगा मेरे स्टॉक में। मार्केट में अगर 1% की गिरावट आई तो 0.6% की गिरावट मेरे स्टॉक में आएगी, इतनी सी बात है। तो अब देखो, आपके स्टॉक में 14 लाख का निवेश था, उसमें आपने बीटा वैल्यू 0.6 का गुणा कर दिया, 8.4 आ गया। मतलब आप 8.4 लाख उसकी हेज वैल्यू है। मतलब आप निफ्टी के एक लॉट से 14 लाख के कैश के स्टॉक की हेजिंग कर सकते हो, बशर्ते उसकी हेज वैल्यू 0.6 हो।
क्योंकि वो लेस रिस्की है। हमेशा ध्यान रखिए, जो लो बीटा स्टॉक्स हैं उनमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। देखो आप, फिर वही बात, यहाँ उछाल कितना भयंकर आया, यहाँ कितना कम उछाल आया, यहाँ गिरावट कितनी आई, यहाँ गिरावट कम आई। तो किया इसने मार्केट को नकल है, मार्केट को इमिटेट किया, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव कम आया, इसमें वॉलेटिलिटी कम है, इसका लो बीटा है। पोर्टफोलियो में अगर लो बीटा स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो का अगर लो बीटा है तो पोर्टफोलियो मतलब आपका स्टेबल है। लोग क्या समझते हैं, फिर वही बात जो हम शुरुआत में बोले, लोगों को हाई बीटा स्टॉक्स बहुत पसंद है, तो वो ये समझते हैं ये बहुत तेजी से चलता है। तो जो स्टॉक्स बहुत तेजी से चलते थे पिछले साल, उनके भाव आप देख लेना, अभी 70, 80% टूटे हैं साहब, 70, 80% टूटे हैं, और पूरी पब्लिक फंसी है। और कौन फंसे हैं, वही सयाने फंसे हैं। दे यूज्ड टू लाइक हाई बीटा। उनका कहना क्या था, तेजी से पैसा बनाना है। गुरु ये बात समझने वाली होती है कि अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो तेजी से नीचे भी आता है। आप में से कई लोगों को एक छोटी चीज लगेगी कि यार सर जो है कितनी बार समझा चुके, यही चीज बार बार पक गए। दोस्तों, आप ये चीज अगर आप अपने दोस्तों यारों से बातचीत करें तो आप 1 मिनट में समझ लोगे कि दिस लेवल ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे डू नॉट हैव। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती उनमें। वो उछाल को देखते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें गिरावट आई तो गिरावट भी उतनी ही तेज होगी। तो जो मेरा लो बीटा है वो मुझे ये बताता है कि भैया जब मार्केट के हिसाब से मेरा स्टॉक चढ़ेगा तो कम चढ़ेगा, गिरेगा तो कम गिरेगा, तो मैं सेफ ज्यादा हूं, मेरी रिस्क कम है। और चूंकि रिस्क कम है तो देख लो आप, 14 लाख की आपको हेजिंग करनी है, 8.4 लाख से कम चल गया, बिकॉज आप लो रिस्क हो आप, इसलिए आपको 8.4 लाख की हेजिंग करनी, 1 लॉट से काम चलेगा। देखो फिर बात, 8.4 लाख है, निफ्टी की 1 लॉट की वैल्यू 8 लाख है, तो फिर आप भाग दे दो तो एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, दैट्स फाइन। आप डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते। अब दोस्तों आप में कुछ लगेगा सही अप्रोक्सीमेशन, डिटर्मिनिस्टिक, ये क्या क्या वर्ड बोल रहे हो, तो दोस्तों आप भूल जाओ ये वर्ड। जब हम स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस करते थे और पढ़ते थे तब हमने सीखे थे। आप झंझट में मत पड़ो आप, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये वर्ड बड़े बड़े लोगों के वर्ड हैं, उनको मुबारक। हमें सिंपल चीज करना है, क्या बीटा वैल्यू अगर मेरी कम है 1 से तो मेरा स्टॉक लेस रिस्की है। अच्छी बात नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि लेस रिस्की है। अगर ज्यादा रिस्की हो चलेगा ही नहीं वो, अगर मान लो 0.1 है तो वो चलेगा ही नहीं स्टॉक, मार्केट में उछाल आएगा और वो बहुत कम चलेगा, तो वो भी गलत है। तो लेस रिस्की इज नॉट गुड, समवेयर यू नीड अ कॉम्बिनेशन, समवेयर यू नीड अ बैलेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना याद रखो आप कि अगर मेरा लो बीटा, कोई मुझसे बोले कि भैया मेरा स्टॉक लो बीटा है, तो मतलब लेस रिस्की, लेस वॉलेटिलिटी स्टॉक है, और मार्केट में जब उछाल आएगा तो मेरा स्टॉक कम उछलेगा, मार्केट में जब गिरावट आएगी तो मेरा स्टॉक कम गिरेगा। और चूंकि मेरी बीटा वैल्यू कम है, इसलिए भले ही मैंने स्टॉक में निवेश 14 लाख का किया है, मुझे हेजिंग मात्र 8.4 की करनी है, क्योंकि मैं निफ्टी से हेजिंग कर रहा हूं, निफ्टी मेरा मार्केट है। तो वहां आप क्या करते थे, निफ्टी डिलीवरी थी आपके पास 5,000, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने निफ्टी का फ्यूचर का 1 लॉट बेच दिया। यहां आपके पास निफ्टी तो है नहीं, यहां आपके पास 14 लाख का कैश का स्टॉक है, तो उसको आपको हेज वैल्यू निकालनी है, तो आप किससे गुणा कर दो, बीटा से, तो आपको हेज वैल्यू आ गई। और जो हेज वैल्यू है उसमें आपने निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की भाग दे दी, तो आपको निफ्टी के लॉट निकल आएंगे कि कितने लॉट से बैलेंस हो जाएगा, बाई एंड लार्ज मोटा मोटी कितने से बैलेंस हो जाएगा। अब दोस्तों ये चीज देखो आप, ये हाई बीटा, आप में से जो लोग टीवी देखते होंगे, उस टीवी पे कई बार बड़े बड़े एक्सपर्ट की चीज बोलते हैं कि डोंट प्ले विथ हाई बीटा स्टॉक, या बोलेंगे दिस इज हाई बीटा स्टॉक, ये हाई बीटा स्टॉक है। उसका मतलब होता है हाई बीटा स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें उछाल और गिरावट दोनों ज्यादा आती है। देखो आप, मार्केट में उछाल आई, उससे ज्यादा उछाल यहाँ आया,
मार्केट में गिरावट आई, उससे ज्यादा गिरावट यहाँ पे आई, मार्केट में उछाल आया, यहाँ उससे ज्यादा उछाल आया, बिकॉज इट्स अ हाई बीटा स्टॉक। और फिर वही बात, जो सयाना कौआ है, जो सयाना कौआ है, जो सयाना बंदा है, जो होशियार बंदा है, वो यही फंसता है, वो हाई बीटा स्टॉक्स में। वो क्या कहेगा कि भैया देखो मार्केट 1% चला और मैं 1.2% चला, तो यहां तेजी से पैसा बनेगा। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। बट अपोजिट भी होगा, मार्केट जब 1% से टूटेगा तो तुम्हारा स्टॉक भी 1.2% से गिरेगा। लुक एट हियर, क्योंकि आपकी हेज वैल्यू एक से ज्यादा है, आपका 7 लाख का कैश में निवेश है, उसमें आपने बीटा का गुणा किया, आप देखो 7 लाख आपका स्टॉक में निवेश है, लेकिन आपको 8.4 लाख की हेज वैल्यू चाहिए उसकी। आपने निवेश कम किया है लेकिन हेज वैल्यू ज्यादा है, यही दिक्कत है। रिस्क बढ़ गई गुरु, रिस्क बढ़ गई, रिस्क बढ़ गई, रिस्क बढ़ गई, हाई बीटा में रिस्क बढ़ गई। इसलिए यदि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं, देन इट इज ए सिग्नल टू यू कि आपकी रिस्क ज्यादा है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 1-2 हाई बीटा स्टॉक हो, एंड दैट्स प्रीटी मच फाइन, दैट्स प्रीटी मच फाइन। लेकिन आपने सीधे भर लिए पोर्टफोलियो में सारे हाई बीटा स्टॉक्स, कैसे काम चलेगा? या सबसे बुरी हालत क्या होती है, वो जो बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं, उनको एक ही स्टॉक में अमीर बनना है, तो वो एक ही स्टॉक में भर भर के ठूस ठूस के एक ही स्टॉक खरीद लेते हैं, जितना पैसा है पूरा एक स्टॉक में लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी फिल्मों की नहीं है, किताबों की नहीं है, ये आम आदमी के साथ होता है। किसी ने टिप दे दी कि साहब ये, हम आपको विश्वास बताएं, एक बंदा था, उसका नियम था कि सैलरी आई, खर्चा हुआ, मुझे ये कंपनी में निवेश करना है, पूरी सैलरी डाल देता था वो, जितनी बचती थी एक स्टॉक में। उस स्टॉक का हम नाम नहीं बता रहे आपको, बट उसका नियम था, वो भी यही करता था, उसके पिताजी भी यही करते थे। कैन यू बिलीव इट? और दुर्भाग्य की बात ऐसी थी कि स्टॉक नहीं चलता था। उनकी कैलकुलेशन थी, साहब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, यहां से वहां से, वहां से वहां से वहां, इतना पैसा आ जाएगा, ये स्टॉक मल्टीबैगर हो जाएगा। इट्स फाइन। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता है, लोग एक स्टॉक में हेविली इन्वेस्टेड हो जाते हैं और उसी स्टॉक में इन्वेस्टेड बने होते हैं, और अगर वही स्टॉक हाई बीटा भी हुआ तो फिर वो दो तरफ से मरते हैं। गिरावट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है, फिर वो मार्केट छोड़ के भागते हैं। वही चीज होती है कि साहब लालची आदमी ने खट्टी मुर्गी हलाल कर दी।